Banks are considered to be the backbone of an economy. Hello and welcome everyone to this video of today. Today we are going to discuss about banking, and the topics to be discussed are commercial banks, function of commercial bank, central bank, function of central bank, monetary policy of an economy, credit creation by commercial bank, difference between commercial and central bank. This is the continuation or the part 2 of the money and banking series. So let's begin. सो कमर्शियल बैंक्स, तो देखो कमर्शियल बैंक्स आर नथिंग बट द इंस्टीट्यूशंस. ये कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लाइक तुम्हारे पैसे को अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं, लोन ग्रांट करते हैं और तुम्हारे पैसों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. बस इतना ही सा है कमर्शियल बैंक. अब आगे हम लोग इसके फीचर्स या फंक्शंस पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स, जैसे तुम लोग सबको पता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह. तो इस पे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देके आगे हम लोग फंक्शंस पे देखते हैं इसका कि क्या फंक्शंस है. तो जैसा कि हम लोग ने लाइक अपना डेफिनेशन में ही देखा कि कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस विद एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड ग्रांट्स लोन एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट. तो सबसे पहला इसका फंक्शन हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अब हमारे सिलेबस में 3 टाइप के डिपॉजिट्स हमें पढ़ाए गए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर. पहला करेंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट और तीसरा सेविंग्स डिपॉजिट. अब करेंट अकाउंट डिपॉजिट, हमें इन चीज़ों को डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ. पहला, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ना, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है. ये बेसिकली बिजनेसमैन वगैरह मेंटेन करते हैं, जिनके पास लाइक ठीक ठाक पैसा होता है वो लोग लाइक बैंक में ये मेंटेन करते हैं. इसमें इंटरेस्ट रेट ना के बराबर होती है. दूसरा, ये पैसा चेकेबल होता है, कभी भी तुम इस पैसे को पूरा निकाल सकते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं होता है. जैसे कुछ अकाउंट्स में, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट वगैरह पे कुछ लिमिट होती है कि तुम सर्टेन लिमिट तक ही पैसा निकाल सकते हो. करंट अकाउंट डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं होता. आगे फिक्स्ड डिपॉजिट जो चीज़ है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है ना, कि जैसे एफडी तुम लोगों ने सुना होगा. एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है ये टाइम बॉन्ड के लिए होता है, लाइक फॉर सर्टेन ईयर्स, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा कि कुछ एक फिक्स्ड टाइम होता है. उस टाइम से पहले तुम उस पैसे को वापस नहीं निकाल सकते हो. ये एक पहला पॉइंट होता है कि ये टाइम बॉन्ड होता है. दूसरा, ये चेकेबल नहीं होता है, पैसा तुम वापस नहीं निकाल सकते. अगर तुम तोड़ते हो भी अपनी एफडी तो तुम्हें कुछ लाइक पेनल्टी टाइप्स देनी पड़ती है. तीसरा जो चीज़ है वो होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है सेविंग्स डिपॉजिट से. द थर्ड वन हेयर इज़ द सेविंग्स डिपॉजिट. अब सेविंग्स डिपॉजिट बहुत सिंपल है, लाइक हर किसी के घर में एक सेविंग्स अकाउंट होता है. सेविंग्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, बट ये चेकेबल अमाउंट भी होता है. हम लोग सर्टेन लिमिट तक पैसा अपना निकाल सकते हैं. तो ये कुछ फीचर था सेविंग्स डिपॉजिट का. अब हम लोग आगे दूसरा फीचर है बैंक्स का, वो देखते हैं. अब जो सेकंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन मतलब तुम लोगों को लोन देना या जनरल पब्लिक को लोन देना. अब लोन भी हमारे सिलेबस में 3 टाइप का बताया गया है. पहला कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन्स, तीसरा शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चंस नहीं आते. पहला कैश क्रेडिट लोन. कैश क्रेडिट लोन वो होता है जो करंट बोरर के करंट एसेट्स के अगेंस्ट में दिया जाता है. कोई भी तुम एसेट कोलैटरल लेके जाओगे उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारा लोन सैंक्शन होगा. दूसरा डिमांड लोन्स. डिमांड लोन्स वैसे लोन होते हैं जो बैंक लाइक कभी भी रिकॉल कर सकते हैं या कभी भी तुमसे मांग सकते हैं. तीसरा जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर इन द सेंस पर्सनल लोन वगैरह टाइप की चीज़ें होती है, वो तुम्हें तुम्हारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही मिल जाती है, लाइक कैश क्रेडिट लोन टाइप ही होता है वो भी. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे जो चीज़ें आने वाली है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, तो उसे ध्यान से देखना. यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो ध्यान से देखना. सेंट्रल बैंक. अब जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो कोई भी कंट्री के एपेक्स बैंक के बराबर होता है. इनफैक्ट वही एपेक्स बैंक होता है. वो तुम्हारी पूरी कंट्री का मॉनेटरी एज वेल एज बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है या डायरेक्ट वगैरह करता है. आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है. आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था April 1, 1935 को कलकत्ता में, अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. अब ये एस्टैब्लिश कलकत्ता में हुआ था, लेकिन करेंटली ये बॉम्बे में है. अब ये जो ट्रांसफ़र हुआ था ये कब हुआ था, तुम लोग कमेंट्स में बताना सर्च करके, या अगर तुम्हें पता होगा तो कमेंट्स में बताना. आगे हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना. पहला फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू. अब जैसा कि नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, बैंक ऑफ इशू मतलब करेंसी को इशू करने वाला. तो सेंट्रल बैंक ही वो बैंक होता है जो लाइक तुम्हारे करेंसी को प्रिंट करता है, और फिनेंस मिनिस्ट्री वो होता है जो तुम्हारे कॉइन्स को मिंट करता है.
तो इंडिया जैसे कंट्री में जितने भी कॉइन्स है अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ 1000 रुपीज़ आर मिंटेड बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री, और जो 1 रुपये का जो नोट होता है वो भी फिनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिंट करती है। बाकी उन सब चीज़ों को छोड़ के जितने भी करेंसी प्रिंट होते हैं वो आरबीआई करती है। अब आरबीआई की बहुत सारे ब्रांचेस हैं इंदौर, कलकत्ता वगैरह में, वो बात अलग है, लेकिन वो सेम ही अथॉरिटी इशू करती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ नोट सर्कुलेशन, स्टेबिलिटी होता है वगैरह वगैरह, तो वो तुम लोग पढ़ लेना, वो उतने कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बस उसको एक बार याद कर लेना, देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड एक और फीचर होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब देखो, जैसे कि हमारे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक जहाँ तुम्हारा अकाउंट होगा वो तुम्हारे लिए एक बैंकर है, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसका बैंक होता है। अब बैंक होने के बाद वो क्या क्या फीचर्स या क्या क्या रोल प्ले करता है, तो अब रोल इसमें क्या प्ले होता है, पहला वो गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है, दूसरा गवर्नमेंट को लोन वगैरह देता है, तीसरा जो भी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो जो डिसीजन होता है या एडवाइसेस जो होती हैं वो आरबीआई कुछ हद तक भी देता है। तो ये जो रोल है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक फॉलो करता है या प्ले करता है। जो नेक्स्ट फंक्शन आरबीआई प्ले करता है वो है बैंकर्स बैंक या सुपरवाइज़र। अब जैसे कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक था, वैसे ही वो बैंक का भी बैंक है, तो वो हर बैंक का, इंडिया में जितने भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक है वो सबके अकाउंट्स आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई में उसका अकाउंट होता है और वो आरबीआई जो होता है वो सारे बैंक्स को ऐसा सुपरवाइज़ करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, उनको मॉडरेट करता है या रेगुलेट करता है। इसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब जितने भी कमर्शियल बैंक है ना इंडिया में, वो सब एक सर्टेन अमाउंट अपने डिपॉजिट का आरबीआई के पास जमा करके रखते हैं, जिसको हम लोग सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो पढ़ते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब भी कोई भी कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है उनके फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, आरबीआई ही वो होता है जो उन्हें लोन देता है। तीसरा होता है क्लियरिंग हाउसेस। अब देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में सबका एक अकाउंट होता है आरबीआई में, तो सिंस सबका एक अकाउंट होता है आरबीआई में, तो आरबीआई क्या होता है ना, दो बैंक्स के बीच का जो डिस्प्यूट हो या क्लेम जो होता है वो सेटल कर सकता है बाय मेकिंग क्रेडिट एंड डेबिट इन देयर अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली। तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि क्या है। अब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, आगे कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं जैसे एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड, उसमें भी ये काफ़ी काम आने वाला है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा थोड़ा ध्यान से समझना और एक नोट बना लेना यार प्लीज़। और जो बात रहा इस बात का, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिफ़ाइन करने को या 4 मार्कर वगैरह वगैरह आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पेशेंस लगा के इसे समझना। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। अब आरबीआई जो होता है ना, आरबीआई मनी सप्लाई को इंडिया में कंट्रोल करता है, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब कैसे करता है, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से करता है। अब उसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट। अब रेपो रेट जो रेट है ना, वो होता है रेट एट विच सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ये जो पीरियड होता है ये 6 मंथ्स का ही होता है। उतने महीने के लोन को उनके जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो लोन देता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, उस पर रेपो रेट लगता है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो यहाँ पढ़ते हैं वो होता है बैंक रेट। अब जैसे रेपो रेट जो था वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए था, बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए है। तो डेफिनेशन दोनों का सेम बनेगा, रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर, जहाँ रेपो रेट होगा वहाँ शॉर्ट टर्म और जहाँ बैंक रेट होगा लॉन्ग टर्म नीड्स। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उनके लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उसके नाम जैसा ही है, ये उल्टा मतलब रेपो रेट के उल्टा होता है। जैसे रेपो रेट में रेट होता था सेंट्रल बैंक जो रेट पे कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता था, इस ये में रिवर्स रेपो रेट में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे को
सेंट्रल बैंक में जमा करते हैं अपने सरप्लस फंड को, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लाइक और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब देखो लीगल रिजर्व रेशो, तो कमर्शियल बैंक्स को इंडिया में कुछ ऐसा अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास या तो सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखने पड़ते हैं। जब हम लोग बैंकर टू द बैंक में कस्टोडियन ऑफ कैश रेशो पढ़ रहे थे तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर भी दो टाइप आता है, पहला कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR एंड SLR। अब जो CRR होता है वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट, जो डिपॉजिट्स होती हैं मिनिमम जो आपको बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, उसको हम लोग CRR बोलते हैं। वही SLR जो चीज़ होता है वो मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट्स का जो बैंक खुद के पास रखती है और उसे वो लोन आउट नहीं कर सकती। होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन सबसे तुम्हें पता चल रहा है कि मार्केट में कुछ हो रहा होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जो RBI होता है वो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सेल करता है मार्केट में टू द कमर्शियल बैंक एंड द पीपल, या फिर उसे परचेज करता है फ्रॉम द पीपल एंड द कमर्शियल बैंक्स ऑब्वियसली। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो RBI करता है। लास्ट जो हमारा है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन लेना है, मान लो तुम्हें 100 रुपये का लोन लेना है, तो तुम्हें कितने रुपए के सिक्योरिटी मार्केट वैल्यू की चाहिए होगी कि तुम्हें 100 रुपये के लोन मिल सके, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो दोनों के बीच का वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन एन इकोनॉमी मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, देन अगर किसी के पास 1000 रुपये के सिक्योरिटीज़ होंगे ना, मान लो मेरे पास 1000 रुपये के सिक्योरिटीज़ हैं, मैं बैंक के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि मुझे लोन चाहिए, तो मैक्सिमम, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट 40% है, तो मुझे मैक्सिमम लोन 600 रुपये के ही मिलेंगे। 600 रुपये इज़ 60% ऑफ द अमाउंट विच आई हैव, सो 60% ऑफ 1000 इज़ 600। तो अगर इकोनॉमी में 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो मुझे 1000 रुपये के एसेट पे 600 तक का ही लोन मिल सकेगा। अच्छा, वन मोर थिंग इज़ कि अगर तुम लोगों को ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह वगैरह, तो बताना मेरे को। इसके लिए मैं एक सेपरेट कुछ प्लान करके तुम लोगों के लिए लेके आऊँगा। मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे देख के समझ लेना, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आएंगे ना डिमांड वगैरह, उसमें भी ये काफ़ी काम देने वाला है। और ना ही सिर्फ चैप्टर्स में, रियल लाइफ में भी इसके काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस है। तो इसे ध्यान से समझना मॉनेटरी पॉलिसी को। जैसे कि वी हैव स्टडीड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे उनमें चेंजेस आएगी, तो मनी सप्लाई के साथ क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होगा तो मनी सप्लाई के साथ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेपो रेट ही देख रहे हैं। पहला क्या है, इफ़ रेपो रेट इंक्रीजेस, मान लो अब लोन लेना बैंक्स के लिए महंगा हो गया है सेंट्रल बैंक से। तो अगर मान लो पहले अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से 10% के रेट पे लोन लेता था, अब वो 12% पे लोन ले रहा है, ठीक है, 2% का रेपो रेट इंक्रीज़ हो गया। अब तुम अगर जाओगे, ऑब्वियसली तुम्हें अगर कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो तुम्हें वो 12% पे तो अब देगा नहीं, क्योंकि उसको भी तो 12% पे पड़ रहा है। तो उसको अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली वो तुम्हें 14% पे लोन देगा या 16% पे लोन देगा, ताकि उसे प्रॉफिट बने। तो ये जो डिफरेंस आया ना, जबकि अगर ये पहले तुम जाते जब 10% का रेपो रेट था तो तुम्हें हार्डली 13% या 14% पे लोन मिल जाता, तो तुम्हारे लिए तो लोन महंगा हो गया। अब तुम्हारे लिए जब लोन महंगा हो जाएगा तो ये एक देखा गया है कि इकोनॉमी में जब लोन महंगा होता है ना, तो लोग लोन लेते नहीं हैं। तो लोन अगर लोग लेंगे नहीं तो लिक्विड पैसा कम होगा मार्केट में। लिक्विड पैसा कम होगा तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई कम होगा। जैसे कि हम लोग मनी सप्लाई प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या था। तो उस हिसाब से अगर रेपो रेट इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई कम होगा। दूसरा है कि अगर मनी सप्लाई या रेपो रेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा। रेपो रेट डिक्रीज करेगा तो सिमिलरली ऑब्वियसली मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, क्योंकि
जब रेपो रेट इंक्रीज़ करता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ करता है। रेपो रेट डिक्रीज़ करेगा तो वही उल्टा होगा कि अब तुम्हारे लिए लोन सस्ता पड़ेगा तो तुम ज़्यादा लोन लोगे, तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा। जो बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट था ना, उसमें भी लाइक ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसमें भी रेपो रेट जैसा ही होगा इंक्रीज़। अगर बैंक रेट इंक्रीज़ करता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ करेगा, अगर बैंक रेट डिक्रीज़ करता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा। रिवर्स रेपो रेट में भी सेम ही होता है, तो लाइक उसको मैं अलग से नहीं समझाऊंगा। रेपो रेट में मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया होगा, होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं एलआरआर वगैरह में क्या होता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर चेंजेस आएंगे तो क्या होगा। लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता था, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, जो सेंट्रल बैंक है हमारी, मतलब मान लो मैं हूँ पब्लिक, तुम हो सेंट्रल बैंक, अगर तुम बेचोगे तो मैं खरीदूंगा। अब मैं खरीदूंगा तो मुझे पैसे तो मेरे पॉकेट से गए ना भाई, मार्केट से जो पैसा है वो तो तुम्हारे पास चल गया ना, क्योंकि तुमने मुझे कुछ बेच दिया, तो ऑब्वियसली मार्केट सप्लाई कम हो जाएगा। समझ रहे हो कि सेल अगर होगा ओपन सिक्योरिटीज़ का तो मनी सप्लाई गिर जाएगा। आया समझ। अब इसका उल्टा होगा परचेज में। अब मान लो मेरे पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, मैं एक आदमी हूँ, अब तुम सेंट्रल बैंक हो, तुम्हें परचेज करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, बोलूँगा मेरे पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, खरीद लो इसे। तो खरीदोगे कैसे, तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तब तो मैं तुम्हें सामान दूंगा ना भाई। तो तुम जब मुझे पैसे दोगे तो ऑब्वियसली मेरे जैसे और भी 100 लोग होंगे, तो 100 लोगों के पास भी पैसे आएंगे, तो 100 लोगों के पास जब पैसे आएंगे तो डेफिनेटली मनी सप्लाई जो होगा इकोनॉमी वो इंक्रीज़ करेगा। तो जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं तो तुम्हारा मनी सप्लाई गिर जाता है, और जब खरीदी जाती है मतलब परचेज होता है बाय द सेंट्रल बैंक, तो वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करवा देता है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारा है एलआरआर या लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे हम लोग बोलते हैं। करो, जब मैं तुम लोगों को लीगल रिजर्व रेशियोज पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि लीगल रिजर्व रेशियो कुछ लाइक ऐसा पार्ट होता है तुम्हारे डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक ना लोन नहीं दे सकती, या तो वो सेंट्रल बैंक के पास होती है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, या तो वो खुद के पास रखती है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। अब देखो अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा, मान लो अगर पहले 20% लीगल रिजर्व रेशियो था, अब 30% हो गया, तो पहले इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लो अगर पहले 100 रुपये आते हैं मेरे पास डिपॉजिट में, पहले अगर 20% लीगल रिजर्व रेशियो था, तो 20% रख के, मतलब 100 रुपये के 20% होता है 20 रुपया, तो 20 रुपये रख के एक कमर्शियल बैंक 80 रुपया लोन दे सकता था, तो लोन 80 रुपये का जाता। अब मान लो लीगल रिजर्व रेशियो 30% हो गई, तो 30% 100 की हो जाएगी 30 रुपीज़। तो अभी जो होगा, अभी जो कमर्शियल बैंक होगा वो सिर्फ 70 रुपीज़ लोन दे पाएगी, तो 70 रुपीज़ लोन दे पाएगी, तो मार्केट में लोन कम हो जाएगा। लोन गिविंग कैपेबिलिटी जो है वो कोई भी कमर्शियल बैंक की वो कम हो जाती है एलआरआर इंक्रीज होने से। तो जैसे ही मार्केट में लोन गिविंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई डायरेक्टली कम हो जाएगा। इसमें लाइक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब एलआरआर इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई क्यों डिक्रीज करेगा। अब जब एलआरआर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसका उल्टा होगा, लोन गिविंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट जब मैंने तुम्हें समझाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लोन अमाउंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कमोडिटी और द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर। ठीक है, अब मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा वो हम लोग समझते हैं। तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल अभी मान लो 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है। 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपये की कमोडिटी है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, तो मैं 90 रुपये तक की लोन अवेलेबल कर सकता हूँ या एलिजिबल हूँ उसके लिए। बट मान लो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% से बढ़ के 20% हो जाए, तो अब क्या होगा कि अब मैं जो पहले 90 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल था वो अब मैं सिर्फ 80 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लोन लेने का कैपेबिलिटी है वो कम हो गया। तो सिर्फ मेरा कम नहीं हुआ, मार्केट में मैक्रो लेवल पे बहुत जन का कम हुआ। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में जितनी हो सकती थी उतनी नहीं होगी, तो मनी सप्लाई कम होगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ने से मनी सप्लाई कम हो जाता है।
सिमिलर सेम तरीके से जो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज करेगा तो लोन लेना इजी होगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी क्रिएशन। ये भी इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। अब मनी क्रिएशन क्या होता है? मनी क्रिएशन होता है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन होता है द प्रोसेस बाय विच कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बट एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? एग्ज़ाम में तुमसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, वो प्रोसीजर बताओ विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आ चुका है। तो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, तो ध्यान से समझना। तो जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं ना, वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा अजम्पशंस होती हैं। तो मनी क्रिएशन में भी हमारे पास दो अजम्पशन है। पहला कि जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है ना, मान लो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जितने भी बैंक्स हैं, ये सबको हम लोग एक यूनिट कंसिडर करके बैंक बोलेंगे। दूसरा, जितने भी पेमेंट हो रहे हैं ना बैंकिंग में, वो चेक से हो रहे हैं, और जितने भी रिसिप्ट्स आ रहे हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक में। ठीक है, होपफुली ये समझ में आओगे, समझने लायक कुछ था नहीं। ऐसे ही हम वैसे अज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एक और चीज़ आता है, हमें और कुछ चीज़ लेने पड़ते हैं। तो हम लोग ने यहाँ लिया है कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट सपोज किया है 1000 रुपीज़ है और LRR 20% है। अब तुम्हें एग्ज़ाम में एग्जैक्टली ऐसा ही टेबल बनाना है, ईजीली वो तुम्हें हो जाएगा, टाइम बचेगा इससे। तो तुम्हें डिपॉजिट, लोन, LRR ऐसा मेंशन करना है, और इनिशियल राउंड 1 वगैरह वगैरह ऐसे मेंशन करना है। तो इनिशियल में 1000 डालेंगे। अब LRR 20% है, तो 20% ऑफ 1000 हो जाएगा 200। तो 200 हमने LRR में लिखा। अब लोन कितना दे पाएंगे? LRR काट के लोन देते हैं, तो डिपॉजिट माइनस LRR हो जाएगा लोन अमाउंट, दैट इज़ 100। तो ये हो गया इनिशियली हम लोग इतना होगा। अब राउंड 2 में जो लोन हुआ अजम्पशन के अकॉर्डिंग, वही तुम्हारा राउंड 1 का डिपॉजिट हो जाएगा। तो 800 रुपीज़ डिपॉजिट किया, LRR सिमिलरली 20% था, तो 800 का 20% 160। अब 160 रुपीज़ हम लोग डिपॉजिट से माइनस करेंगे तो 640 आएगा। 640 इज़ आर लोन अमाउंट। अब नेक्स्ट राउंड में यही चीज़ लोन अमाउंट हो जाएगा। 640 लोन अमाउंट हो गया, LRR 20% था, तो 640 का 20% हो जाएगा इस बार 128। अब 128 को हम लोग काटेंगे डिपॉजिट से, तो हमारे पास आएगा 512 रुपीज़, विच विल बी आर लोन अमाउंट। अब तुम लोग पूछोगे कि क्या भैया हम लोग को ऐसा राउंड वाइज पूरा ख़त्म करके दिखाना? ऐसा बात नहीं है, सिर्फ इनिशियल दिखाओ, राउंड 1 दिखाओ, राउंड 2 दिखाओ, उसके बाद ख़त्म करो, डैश 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 दे के टोटल अमाउंट पे आओ। अब टोटल अमाउंट LRR डिपॉजिट जो आएगा वो तुम जब पूरा करके देखोगे ना, तो 5000 आएगा। लोन अमाउंट हमारा 4000 आएगा, और LRR होगा 1000। लोन कैसे निकलता है? डिपॉजिट माइनस LRR कर दोगे तो लोन अमाउंट निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? विद एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ हमारा जो बैंक है वो 5000 रुपीज़ बना चुका है। मतलब जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट था ना, वो 5 टाइम्स ग्रो कर चुका है। मतलब जो हमारा मनी मल्टीप्लायर होगा वो होगा 5 टाइम्स। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर इज़ नथिंग बट कितने टाइम से मनी मल्टीप्लाई हो पाता है क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पे। और मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR क्यों? क्योंकि LRR जितना ज़्यादा होगा ना, तुम लोग अपने कॉपी में बना के देखना, यहाँ मैंने LRR 20% लिया है, तुम लोग 30% लेके देखना। LRR जितना ज़्यादा होगा ना, मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम होगा। तो मनी मल्टीप्लायर और LRR के बीच में एक रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। तो ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ये इस चैप्टर का एक ही फॉर्मूला होता है, ये मनी मल्टीप्लायर वाला। आगे ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है, तो थोड़ा इसको रख लेना लिख के तुम्हारे नोट्स में, जहाँ पे भी तुम नोट्स बना रहे हो। ठीक है, तो आगे हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज कमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक, और द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो देखो, अभी तक हम लोग ने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा, दोनों के फंक्शंस पढ़े। अब हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें सिंपल सा बात है, कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है, तुम लोग पढ़ लो, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। सेंट्रल बैंक क्या है होता है? सेंट्रल बैंक जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, एपेक्स बॉडी होता है जो कंट्रोल करता है पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर इन एन कंट्री। कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशन होती है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोन ग्रांट करती है, वही जो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा था। दूसरा, स्टेटस इसमें लिखा हुआ है। स्टेटस क्या होता है कि सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है इन अ कंट्री, जो हम लोग ने पढ़ा था।
कमर्शियल बैंक क्या होता है, वो कोई भी एक यूनिट हो सकता है। अब जैसे एसबीआई हर जगह यूनिट है, टेलको में कुछ ब्रांचेज हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ ब्रांचेज होंगी, दिल्ली में कुछ ब्रांचेज हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आरबीआई एक ही होता है देश का, सेंट्रल बैंक एक ही होता है देश का। ओनरशिप, अब ओनरशिप क्या है ना, सेंट्रल बैंक जनरली गवर्नमेंट ओन्ड ही होता है, बट कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, प्राइवेट बैंक भी होता है। फॉर एग्जांपल दी एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब जो भी होता है ये कमर्शियल बैंक में प्राइवेट बैंक भी होता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, जनरली ऐसा देखा गया है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक का देखो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए बेसिकली काम नहीं करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक जितने भी होती है, बी इट गवर्नमेंट बी इट प्राइवेट, ये लोगों का एक प्रॉफिट मोटिव होता है, जो हम लोग ने इसके डेफिनेशन में ही पढ़ चुके थे। दूसरा, इशू ऑफ करेंसी क्या होता है। इशू ऑफ करेंसी करेंसी इशूइंग अथॉरिटी होता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, सेंट्रल बैंक इज़ दी करेंसी अथॉरिटी जो भी होता है कंट्री का, तो सेंट्रल बैंक के पास ही ये पावर होता है, सोल मोनोपोली होता है करेंसी को इशू करने के लिए। कमर्शियल बैंक के पास ये पावर नहीं होता है। हम लोग के इस स्लाइड में दिया हुआ है पब्लिक डीलिंग। अब देखो, सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। कोई भी ABC आदमी का सेंट्रल बैंक में अकाउंट नहीं होगा, बट वही ABC आदमी का ना कमर्शियल बैंक में ज़रूर अकाउंट होगा। तो पब्लिक डीलिंग में सेंट्रल बैंक डज नॉट डील्स डायरेक्टली विद पब्लिक, बट कमर्शियल बैंक डज डील्स विद द पब्लिक। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द नंबर ऑफ बैंक्स। काफ़ी ईजी। सेंट्रल बैंक एक कंट्री में एक ही होता है, बट कमर्शियल बैंक्स काफ़ी हो सकती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वगैरह वगैरह। तो ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हैं, बट सेंट्रल बैंक RBI एक ही है, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है, मनी ख़त्म हो चुका है, बैंकिंग ख़त्म हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे और भी जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, रादर बीट इंडियन इकोनॉमी या जो भी टॉपिक्स बच गया मैक्रो इकोनॉमिक्स से, वो हम लोग देखेंगे इन द फर्दर वीडियोस। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।